फैक्ट्रीज एक्ट में बेसिकली हमको क्या पढ़ना है, फैक्ट्री क्या होती है, नंबर 1। नंबर 2 है ना, जैसा कि आपको यहाँ बताया गया है कि फैक्ट्रीज एक्ट का कमेंसमेंट कब है, 1/4/49। ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, क्योंकि अक्सर 48 देखकर स्टूडेंट्स क्या कर लेते हैं कि 48 की कोई डेट उठा लो। पूरे इंडिया पर हर एक फैक्ट्रीज पर यह अप्लाई होता है। तो फैक्ट्रीज एक्ट पढ़ने के लिए, फैक्ट्रीज एक्ट जानने के लिए आपको सबसे पहले जानना यह है कि फैक्ट्री का अर्थ क्या है। तो ये कहता है फैक्ट्रीज के लिए सेक्शन 2 क्लॉज M, एनी प्रिसिंक्ट, एनी प्रीमिसेस इंक्लूडिंग प्रिसिंक्ट्स, कोई प्रीमिसेस, अभी जरा इंक्लूडिंग द प्रिसिंक्ट्स को छोड़ देते हैं 1 मिनट के लिए, फिर वापस आ जाएंगे इसी पे। एनी प्रीमिसेस, कोई भी ऐसी जगह, कोई भी ऐसा स्थान, है ना, वेयर 10 और मोर वर्कर्स आर वर्किंग और वर वर्किंग और एनी डे, जहां पर कि किसी भी दिन या तो 10 या 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं या 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे थे किसी एक दिन। एंड इन एनी पार्ट ऑफ विच, और जहां पर कहीं भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, ऐसा प्रीमिसेस जहां मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, कितने लोगों के साथ, कम से कम 10 या उससे ज्यादा, प्लस वहां पावर की एड से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है या होता था। ठीक, वापस अपनी बात पर आते हैं। क्या कह रहा है, एनी प्रीमिसेस, कोई भी प्रीमिसेस। अब ये जो प्रीमिसेस आप देख रहे हैं यहां, ठीक है, यहां क्या हो रहा है, यहां मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है और हम मान के चल रहे हैं कि 10 या 10 से ज्यादा लोग यहां काम कर रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा सवाल ये आता है कि ये जहां पर स्टोरेज है, ये जहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है और ये जहां पर ओपन स्पेस है, क्या इसको भी फैक्ट्री मानेंगे? अगर मैं कहता एनी प्रीमिसेस वेयर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज बीइंग कैरीड ऑन, तो केवल इस जगह को हम फैक्ट्री मानते, लेकिन उसने साथ में क्या कह दिया, इंक्लूडिंग द प्रिसिंक्ट्स, यानी इसके साथ लगा हुआ जो एरिया है वो भी, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि फैक्ट्री तो आपकी यहां पर खत्म हो गई बाउंड्री, है ना, मान लीजिए इसके इधर फैक्ट्री के बाहर एक पंप हाउस आपने लगाया हुआ है जो गंदा पानी पंप करके आगे ड्रेन में फेंकता है, दिस इज ऑल्सो प्रिसिंक्ट्स, ये भी तो लगा हुआ है ना उसके साथ। तो वो कह रहा है कि फैक्ट्रीज एक्ट ना केवल उस प्रीमिसेस पर अप्लाई होगा जिस प्रीमिसेस में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है, बल्कि उस प्रिसिंक्ट्स पर भी अप्लाई होगा जो प्रिसिंक्ट्स उस प्रीमाइसेस के साथ जुड़ी हुई है। तो क्या क्या कंडीशंस हो गई जी, एक तो प्रीमाइस होना चाहिए। प्रीमाइस मतलब कोई स्थिर जगह। अगर आप ये कहें कि मैं कार्ट लेकर घूम रहा हूं, कार्ट इज नॉट प्रीमाइसेस, ठीक है ना, ठेला इज नॉट अ प्रीमाइसेस, दिस इज अ प्रीमाइसेस, ये जमीन पर बनी हुई एक जगह है। इसके अलावा क्या क्या कंडीशंस है जी, 10 या 10 से ज्यादा लोग काम करते हो, और क्या कंडीशन है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता हो, और क्या कंडीशन है, एड ऑफ पावर हो, ये कंडीशंस है। अच्छा, तो सर जहां एड ऑफ पावर नहीं है, क्या उसको, एड ऑफ पावर का मतलब है जो हैवी इलेक्ट्रिसिटी है या डीजल है या कोल है, उसको जलाकर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। जो सिंपल लाइट वाइट के लिए इलेक्ट्रिसिटी है, दिस इज नॉट पावर, इसे पावर कंसीडर नहीं किया जाता, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। जो हैवी मशीनरी को मूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, दैट इज कॉल्ड पावर। ठीक है जी। अब सवाल यह आता है कि जहां एड ऑफ पावर नहीं है ना, क्या उसे हम किसी तरीके से फैक्ट्री मान सकते हैं?
तो वो कह रहा है जहां एड ऑफ पावर नहीं है वहां कितने लोग काम कर रहे हैं, 20 या 20 से ज्यादा। यानी वहां पर लोग कैसे काम कर रहे हैं, हैंड टूल्स के साथ। आप देख रहे हैं ये आदमी कैसे काम कर रहा है, हैंड टूल्स के साथ। तो ऐसा तो है नहीं कि हैंड टूल के साथ काम कर रहा है तो वहां बत्ती नहीं होगी, पंखा नहीं होगा, वो तो होगा। क्या उसे भी हम पावर मान सकते हैं? नहीं, दैट इज नॉट पावर। जो इलेक्ट्रिसिटी हैवी मशीनरी को चलाने के लिए काम हो, दैट इज कॉल्ड पावर। समझ में आ गई? डन है, वेरी गुड। फिर कह रहा है लेकिन इसमें शामिल नहीं है क्या, एक तो माइंस, माइंस इसमें शामिल नहीं है। उसका कारण है उसको गवर्न करने के लिए हमने सेपरेट एक्ट बनाया हुआ है, माइंस एक्ट 1952। ठीक है जी। मोबाइल यूनिट बिलोंगिंग टू आर्म्ड फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस की एक इकाई है जिसको कहते हैं यूनिट। जैसे सेक्शन है, प्लेटून है, कंपनी है, उसके ऊपर है यूनिट जिसमें 3000 लोग काम करते हैं। वहां वो अपने जरूरत की सारी चीजें बनाते हैं, बट दे आर गवर्नड बाय द आर्म्ड फोर्सेस एक्ट, नॉट बाय फैक्ट्रीज एक्ट। उनके हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर का ध्यान रखने की जिम्मेदारी आर्म्ड फोर्सेस एक्ट की है। तीसरा, रेलवे रनिंग शेड, तो रेलवेज एक्ट से गवर्न होंगे। चौथा, कोई ईटिंग प्लेस, होटल या रेस्टोरेंट, वो भी फैक्ट्रीज के दायरे में आते हैं अगर हम बिल्कुल स्ट्रिक्ट डेफिनेशन अप्लाई करें तो। बट डेफिनेशन ने ही उनको बाहर कर दिया है। अगर हम स्ट्रिक्टली देखें तो ये सारी चीज फैक्ट्री के दायरे में कवर होती हैं जितना हमने अभी पढ़ा है उसके हिसाब से, बट डेफिनेशन ने ही इनको बाहर कर दिया है। खान, खदान, जिसमें से मिनरल्स निकाले जाते हैं। केजीएफ देखिए, एक फिल्म है ना, जहां से कोयला निकाला जाता है, जहां से और बाकी मिनरल्स निकाले जाते हैं। कहां से निकाले जाते हैं? माइन से। ठीक है जी। फिर कहता है फॉर कंप्यूटिंग नंबर ऑफ वर्कर्स। अब 10 कैसे कैलकुलेट करें? तो 10 आप ऐसे कैलकुलेट करोगे, देखो कई बार क्या होता है, फैक्ट्री चलती है शिफ्ट में, ठीक है, और कई बार शिफ्ट में भी रिले चलती है। रिले, पहले एक रिले काम करेगी, फिर दूसरी रिले काम करेगी। एक तरह की वर्कफोर्स एक टाइम पे काम करेगी, फिर दूसरी तरह की वर्कफोर्स दूसरे टाइम पे काम करेगी। ठीक, तो मान लेते हैं कि मेरी एक शिफ्ट में 8 लोग काम करते हैं और दूसरी शिफ्ट में भी 8 लोग काम करते हैं, तो मैं इन्हें 16 गिनूंगा या 8-8 गिनूंगा? तो वो कहता है फॉर द कंप्यूटिंग ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज ऑल द वर्कर्स इन डिफरेंट ग्रुप्स एंड रिले इन अ डे शैल बी टेकन इनटू अकाउंट। पहली शिफ्ट में 3 आदमी आते हैं, दूसरी शिफ्ट में 3 आदमी आते हैं, तीसरी शिफ्ट में 3 आदमी आते हैं। ये तो 10 नहीं हुए, हाँ नहीं हुए, लेकिन अगर तीनों शिफ्ट में 4-4 आदमी आ रहे होते तो 10 हो जाते। पावर इस्तेमाल हो रही है और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा होता तो वो जगह फैक्ट्री हो जाती। अच्छा, मान लो एक दिन तो 12 आदमी काम कर रहे थे, फिर हमने 3 आदमी निकाल दिए, अब 9 रह गए, तो इसे अब भी फैक्ट्री मानेंगे कि नहीं मानेंगे? हाँ बिल्कुल मानेंगे, क्योंकि उसने क्या कहा, आर वर्किंग और वर वर्किंग ऑन एनी डे। ठीक, फिर कह रहा है फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज द मेयर फैक्ट दैट एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग यूनिट or a computer unit is installed in any premises or part thereof shall not be construed to make it a factory if no manufacturing process is being carried on in such premises or part thereof। वो कह रहा है जी यहां कंप्यूटर से चलने वाली मशीनें लगी हुई हैं तो इसलिए ये फैक्ट्री है। जी नहीं, अगर वहां मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं हो रहा है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां मशीनें लगी हुई हैं, इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। इसेंशियल एलिमेंट क्या है कि वहां मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा था या होता था। ठीक, तो मान लेंगे।
ठीक है जी। तो फैक्ट्री की डेफिनेशन हमने पढ़ी सेक्शन 2M में। क्या कह रहा है? या तो प्रीमिसेस हो या उसके साथ जुड़ी हुई जगह हो जहां 10 या 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हो, 20 या 20 से ज्यादा लोग काम कर रहे हो, अगर पावर नहीं है तो। लेकिन इन जगहों को फैक्ट्री नहीं मानेंगे। और अगर किसी जगह इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग यूनिट लगी हुई है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं हो रहा है तो उसको भी फैक्ट्री नहीं मानेंगे। सेक्शन 2 क्लॉज के में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को डिफाइन किया गया है। क्या कहता है जी? कहता है मेकिंग, अल्टरिंग, रिपेयरिंग, ऑयलिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, ऑर्नामेंटिंग, फिनिशिंग, पैकिंग, ब्रेकिंग अप और अदरवाइज ट्रीटिंग और अडप्टिंग एनी आर्टिकल। ये सारा का सारा प्रोसेस अगर आप किसी आर्टिकल पर करते हैं, इनमें से कोई भी प्रोसेस किसी आर्टिकल या सब्सटेंस पर आप करते हैं, क्यों करते हैं? विद ए व्यू टू इट्स यूज। ठीक है ना? बेडशीट है, गंदी हो गई, अब क्या करेंगे? धोएंगे, वॉशिंग। क्यों धो रहे हैं? क्योंकि गंदी हो गई, गंदी इस्तेमाल नहीं हो सकती, यूज, ताकि वो यूज हो सके, इसलिए हमने क्या किया? उसको वॉश। तो जिस जगह पर बेडशीट्स वॉश होती हैं, अगर वो बाकी सारी कंडीशंस फुलफिल करती है जगह, दैट इज अ फैक्ट्री। तो कोई भी आर्टिकल या सब्सटेंस को यूज लायक बनाने के लिए या उसे सेल के लायक बनाने के लिए या ट्रांसपोर्ट करने के लिए या डिलीवर करने के लिए या डिस्पोजल करने के लिए, ठीक है ना? बड़े बड़े पत्थर आपके यहां आते हैं, ठीक है, आप उनको क्रश करते हैं, ठीक है, ताकि वो छोटी छोटी गिट्टियां बन जाएं और फिर उन्हें पीस कर पाउडर बनाया जा सके, जो भी बनाएगा फिर वो उसे डिस्पोज कर देगा। ठीक है, आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जो किसी चीज के डिस्पोजल के लिए इस्तेमाल होता है, दैट इज ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। चलिए, अब अगर मैं आपसे कहूं कि कौन कौन से प्रोसेस बताए थे, जरा बताओ। वॉशिंग, क्लीनिंग, ऑयलिंग, रिपेयरिंग, है ना? तो आप सीधा सा एक काम करो, आप ये मंत्र याद कर लो। क्या? आप मंत्र याद करो, मारो, ठीक है, किसको मारो? भाई काऊ को वैसे मारना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे मंत्र में आ रहा है काऊ। और फिर क्या करो? पीएफ खुलवाओ और ब्रेकिंग करो। क्या करो? मारो, काओ, पीएफ, ब्रेक। ठीक है ना? आप ऐसे भी कर सकते हो, मारो, ब्रेक, ताकि हम प्रोटेक्शन कर सके किसकी? काओ की। जैसे गाड़ी चला रहे, चलाते चलाते काओ आ गई बीच में, तो ब्रेक मारना पड़ेगा, है ना? अब इस मंत्र को याद कर लो आप, मारो, काओ, पीएफ, ब्रेक। ठीक है ना? अब देखो, एम से क्या है? मेकिंग। ए से क्या है? अल्टरिंग। ठीक है? आर से क्या है? रिपेयरिंग। ओ से क्या है? ऑयलिंग। ओ 2 बार आ रहा है, ध्यान रखना, है ना? एक बार ऑयलिंग में आ रहा है, एक बार ऑर्नामेंटिंग में आ रहा है। क्लीनिंग, वॉशिंग, पैकिंग, फिनिशिंग, ब्रेकिंग। ठीक है ना? और ये सब प्रोसेस हम क्यों कर रहे हैं या किस पे कर रहे हैं? किसी आर्टिकल पर या किसी सब्सटेंस पर। क्यों कर रहे हैं? ताकि वो क्या हो जाए? विद ए व्यू टू इट्स यूज, सेल, ट्रांसपोर्ट, डिलीवरी, डिस्पोजल। ठीक है जी? चलो, अब बताओ जरा क्या क्या आइटम थे? मेकिंग, ऑल्टरिंग, रिपेयरिंग, ऑयलिंग, ऑर्नामेंटिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, ब्रेकिंग, पैकिंग, फिनिशिंग। हो गए पूरे, है ना? किस चीज को? ऑफ एनी आर्टिकल और सब्सटेंस विद अ व्यू टू इट्स यूज, सेल, ट्रांसपोर्ट, डिस्पोजल या डिस्ट्रीब्यूशन। हो गया? अच्छा, ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का एक हिस्सा है। जनरली जब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की डेफिनेशन आती है तो बच्चे ये लिख के छोड़ देते हैं,
ये एक हिस्सा है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का। इसके आगे भी है, क्या है अगला, बाकी छोटे छोटे हैं। पंपिंग ऑयल, वाटर, सुएज और अदर सब्सटेंस। ऐसी कोई जगह जहां पर वाटर की, ऑयल की या सुएज की पंपिंग होती हो, या जहां पर पावर को, है ना, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता हो, ट्रांसफॉर्म किया जाता हो, ट्रांसमिट किया जाता हो। जैसे गुजरात में उन्होंने क्या किया, बड़े बड़े शीशे लगा दिए। शीशों की रोशनी पड़ती है पानी पर, उससे बनती है स्टीम, और स्टीम से सारी मशीनें चलती हैं जैसे पहले चलती थी। स्टीम टरबाइन को घुमाती है, टरबाइन से बिजली बनती है, बिजली से मशीन बनती है। अपनी बिजली खुद बना रहे हैं। रेस्टोरेंट्स वगैरह में क्या है, स्टीम सीधा भेज रहे हैं, स्टीम में ही कुकिंग हो रही है सारी। पूरे इंडस्ट्रियल एरिया में बिजली की जीरो खपत है, सब कुछ किससे चल रहा है, सोलर से। वो भी क्या कर रहे हैं, जनरेटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग और ट्रांसमिटिंग पावर। फिर क्या कह रहा है, कंपोजिंग टाइप्स फॉर प्रिंटिंग द लेटर। देखो आजकल तो प्रिंटिंग बहुत सिंपल है, कंप्यूटर पर पूरा फॉर्मेट बनाओ, उसको बटर पेपर पे निकालो, उससे नेगेटिव बन जाएगा और नेगेटिव से पॉजिटिव छप जाएगा। बहुत सिंपल हो गया प्रोसेस। पहले जब प्रेस मशीन चलती थी, प्रेस का नाम आया कैसे, प्रेस, तो लोहे का एक एक अक्षर उठाकर रखना पड़ता था। अब जैसे आपने यहां लिखा मेकिंग, ठीक है ना, तो पहले कैपिटल एम उठाएंगे ऊपर से, फिर स्मॉल ए, स्मॉल के, स्मॉल आई, स्मॉल एन, स्मॉल एन, ठीक, फिर कॉमा, फिर स्पेस, ऐसे करके एक एक शब्द उठाकर रखते जाते थे एक स्टील के फ्रेम में। फिर उसे टाइटली पैक कर देते थे, फिर उसके ऊपर इंक लगा देते थे, फिर इंक के ऊपर कागज रख देते थे, और फिर प्रेस मशीन से घुमा घुमा के कागज को प्रेस करते थे उस पर। फिर हटाएंगे तो वो छप जाएगा ऑब्वियसली। ऐसे होती, इसीलिए उसे कहते थे प्रेस, क्योंकि वो प्रेस करके छपती है। ठीक, इसीलिए जो कैपिटल लेटर होते हैं उन्हें कहते हैं अपर केस, क्योंकि कैपिटल लेटर कम इस्तेमाल होते हैं तो उन्हें ऊपर रखा जाता था, थोड़ा सा ऊपर, और स्मॉल लेटर ज्यादा इस्तेमाल होते हैं तो उन्हें नीचे रखा जाता था आंखों के सामने। तो अपर केस और लोअर केस वहां से आया। देखो ज्ञान की बात बताइए आपको। तो टाइप कंपोज करना, चाहे वो प्रेस पे करें चाहे लिथोग्राफ पे करें, ये सब अलग अलग प्रोसेसेस के नाम हैं जो कि छपाई के लिए काम आते हैं। और बुक बाइंडिंग तो आप जानते ही होंगे, हो सकता है अपने घर में भी कभी करी हो। फिर आता है कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्टिंग, रिपेयरिंग, रीफिटिंग और ब्रेकिंग अप ऑफ शिप्स और वेसल। ठीक, फिर कह रहा है प्रिजर्विंग और स्टोरिंग एनी आर्टिकल इन कोल्ड स्टोरेज। ध्यान रखिएगा, सिंपल स्टोरेज यानी वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग इज नॉट फैक्ट्री। डब्बे आए रख दिए, कोई कोल्ड स्टोरेज नहीं है, दैट इज नॉट अ फैक्ट्री। कोल्ड स्टोरेज इज अ फैक्ट्री। ठीक है, फैक्ट्री की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में थी जी, 2M, और मैन्युफैक्चरिंग की 2K। यस, वेरी गुड क्वेश्चन, कि उसमें कुछ मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा लेकिन हम किसी चीज को सड़ने से बचा रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ इट्स यूज, है ना। अगर वो कोल्ड स्टोरेज नहीं होता तो वो चीज सड़ जाती, इसलिए उसने। और क्योंकि जो सवाल आपके दिमाग में आया वो सवाल बाकी लोगों के दिमाग में भी आया होगा, तो उन्होंने कहा भाई कोल्ड स्टोरेज, उसका क्या, हाँ यार उसको भी रखो, स्पेशली रखो, स्पेशली मेंशन करो, क्योंकि फिर लोग कहेंगे यहां कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस तो हो नहीं रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में उसे स्पेशली रखा है। अब एक बात बताओ, पेट्रोल पंप पे क्या मैन्युफैक्चर हो रहा है, कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी क्या कह रहा है, पंपिंग ऑयल, वाटर, सुवेज और अदर सब्सटेंस क्या है, फैक्ट्री है। होता है, जो आपके घरों से छोटी नाली निकलती है वो आगे बड़े नाले में गिरती है। बड़ा नाला देखे होंगे आपने, दिल्ली में रहते हो आप,
फिर वो नाला जो है जाता है एक जगह पर जहां पर सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा होता है। तो सूवेज को उस प्लांट में डालने के लिए बड़े बड़े पंप्स इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि नाला नीचे है और जो सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो थोड़ा ऊपर है, तो सूवेज को उसमें पंप करना पड़ता है ना। अपने यहाँ दिल्ली में सोनिया विहार में एक बहुत बड़ा सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट पहले से काम कर रहा है ना। इधर मौजपुर की तरफ भी एक सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट काम करता है, बहुत सारे सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट ओखला में भी है लगे हुए हैं। वर्कर क्या है इसे हम बाद में समझेंगे, क्योंकि इसका अभी कोई सीधा सीधा इस्तेमाल है नहीं। वर्कर का आप सीधा सा मतलब समझते ही हैं, जो आदमी आपके लिए काम कर रहा है ही इज वर्कर। जरूरी नहीं है कि वो सीधे सीधे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में लगा हुआ हो। सेक्शन 2L इसका। ऑक्यूपायर कौन होता है? अब ये जो हम कह रहे हैं कि वर्कर के हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर का ध्यान रखना है, किसको रखना है? गवर्नमेंट को नहीं। किसको रखना है? ऑक्यूपायर को। किसको रखना है? ऑक्यूपायर को। ऑक्यूपायर कौन है? हेड ऑफ द फैक्ट्री कह सकते हैं। देखो ये कह रहा है अगर फैक्ट्री की बात करें, फैक्ट्री की बात करें का यहां मतलब है अगर प्रोप्राइटरशिप में चल रही है फैक्ट्री तो वो पर्सन हु हैज अल्टीमेट कंट्रोल, पर्सन हु हैज अल्टीमेट कंट्रोल, यानी वो व्यक्ति जिसके बात को कोई भी टाल नहीं सकता, जिसके बात को कोई भी काट नहीं सकता, ही इज कॉल्ड ऑक्यूपायर। जो सबसे टॉप पोजीशन पर है वो। इन केस ऑफ फर्म, फर्म के केस में कोई भी एक इंडिविजुअल पार्टनर या मेंबर उसे ऑक्यूपायर माना जाएगा। बताया जाएगा कि इन पार्टनर्स में से कौन आदमी ऑक्यूपायर होने के लिए जिम्मेदार है। ऐसे ही अगर कंपनी है तो कंपनी में किसी एक डायरेक्टर का नाम बताया जाएगा कि साहब ये ऑक्यूपायर है। जैसे आपने उसमें ग्रेचुटी में पढ़ा था, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का नाम बताया जाएगा, ये आदमी एम्प्लॉयर है जी। और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है तो वो व्यक्ति जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट करा है ताकि वो फैक्ट्री के कामकाज को मैनेज कर सके। ठीक है जी। तो फैक्ट्री की डेफिनेशन 2M, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की डेफिनेशन 2K, वर्कर की डेफिनेशन 2L, L है ये, आई नहीं है, और ऑक्यूपायर की डेफिनेशन सेक्शन 2N है ना। लर्न करने की सीधी टेक्निक है, जो पहला अक्षर होता है डेफिनेशन का उसको क्लॉज से रिप्लेस कर दो। आप फैक्ट्री पढ़ो ही मत, मैक्ट्री पढ़ो। बोलो ही मैक्ट्री, बोलो ही मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, बोलो ही लड़कर, बोलो ही ऑक्यूपायर। 5-6 बार बोलोगे आदत पड़ जाएगी। चलिए जी, एक और चीज है अडोलेसेंट। अडोलेसेंट कौन होता है? अडोलेसेंट वो होता है जो 15 साल तो पूरे कर चुका है, 15 ईयर का तो हो चुका है, लेकिन 18 का नहीं हुआ है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है साफ कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे को फैक्ट्री में काम नहीं करा सकते। अडोलेसेंट, अडोलेसेंट तो कर सकता है, वो तो 15 का हो गया है ना। चाइल्ड कौन है? चाइल्ड वो है जो अभी 15 साल का नहीं हुआ। और यंग पर्सन कौन है? यंग पर्सन वो है जो या तो चाइल्ड है या अडोलेसेंट है। अब आप एक चीज देखो, 0 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे की फैक्ट्री में एंट्री प्रोहिबिटेड है बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक, 14 साल से 15 साल तक का जो बच्चा है उसे माना जाएगा चाइल्ड। ठीक है ना। चाइल्ड अगर 14 साल से ऊपर का है
तो नौकरी कर सकता है, बट उसके लिए कुछ प्रोविजन है, ठीक है ना, किस तरह के काम वो कर सकता है, किस तरह के नहीं कर सकता। फिर 15 साल से 18 साल तक का बच्चा आता है, वो क्या हो गया, एडोलेसेंट। और फिर 18 साल और उसके ऊपर वो क्या हो गया, अडल्ट। ठीक, चलिए जी, 2M फैक्ट्री, 2K मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, 2L वर्कर, 2N ऑक्यूपायर, 2B एडोलेसेंट, 2C चाइल्ड और 2D यंग पर्सन यानी डंग पर्सन। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपने एक्ट पर। एक्ट कहता है जैसे ही कोई मैंने क्या कहा, सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर है, जैसे ही कोई ऑक्यूपायर किसी भी प्रीमिसेस को यूज या ऑक्यूपाई करना शुरू करता है एज ए फैक्ट्री, तो उसकी जिम्मेदारी है कि कम से कम 15 दिन पहले, बाद में नहीं, 15 दिन पहले, शुरू करने से पहले, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज के भी इंस्पेक्टर होते हैं, उनका जो बॉस होता है पूरे स्टेट का, उसको कहते हैं चीफ इंस्पेक्टर, उसको एक नोटिस भेजेगा। उसमें क्या बताएगा, नेम एंड सिचुएशन ऑफ फैक्ट्री, नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑक्यूपायर। याद करो, अभी हम ऑक्यूपायर की डेफिनेशन पढ़ रहे थे कि भाई अगर पार्टनरशिप फर्म है तो आप ऑक्यूपायर में किसका नाम लिखोगे, किसी एक पार्टनर का। फैक्ट्री कंपनी में चल रही है तो किसी एक डायरेक्टर का, है ना। अगर प्रोपराइटरशिप है तो जिसका अल्टीमेट कंट्रोल, उसका नाम लिखकर भेजना है, एड्रेस लिखकर भेजना है कि साहब अगर गड़बड़ी होगी तो ये आदमी जिम्मेदार है। किस तरीके का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपके यहां होता है, दो तरह के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हैं, हैजार्डस, नॉन हैजार्डस। मान लो आपकी फैक्ट्री कपड़े धोने का काम करती है, क्या काम करती है, कपड़े धोने का। यह हैजार्डस है कि नॉन हैजार्डस है, नॉन हैजार्डस। पटाखे बनाने का काम करती है तो हैजार्डस। कोई ऐसा केमिकल इस्तेमाल होता है जो खतरनाक हो सकता है, हैजार्डस। तो आपको लिखकर भेजना हैजार्डस है या नॉन हैजार्डस, पूरा नेचर लिखकर भेजना, पूरा प्रोसेस भी लिखकर भेजना। प्लस डिटेल्स ऑफ वर्कर, कितने वर्कर काम करते हैं, उसमें एक एक वर्कर का नाम नहीं लिखना, उसमें क्या लिखना है, मैनेजीरियल कितने हैं, ठीक है जी, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कर कितने हैं, स्किल्ड वर्कर कितने हैं, सेमी स्किल्ड वर्कर कितने हैं, अनस्किल्ड वर्कर कितने हैं और टोटल वर्कफोर्स कितनी है। अगर अलग अलग शिफ्ट में काम होता है तो कितनी शिफ्ट में काम होता है, हर एक शिफ्ट का बताओ। गॉट इट। जी अभी बता दें, जो काम कर रहा है आपके लिए, ही इज वर्कर। अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी नहीं है, पढ़ लेंगे बाद में। अच्छा, नहीं, वो बस याद रखने के लिए कि 2L वर्कर है। वो कह रहा है अगर देखो, एक तो फैक्ट्री में इंपॉर्टेंट आदमी है ऑक्यूपायर, दूसरा इंपॉर्टेंट आदमी है मैनेजर। हो सकता है ऑक्यूपायर बहुत ज्यादा फैक्ट्रियां हैंडल करता हो, एक कंपनी की बहुत सारी फैक्ट्री भी हो सकती है, तो वो हर फैक्ट्री में एक मैनेजर अपॉइंट करेगा। तो जो लायबिलिटी है इस एक्ट की, वो ज्वाइंट लायबिलिटी बन जाती है मैनेजर और ऑक्यूपायर दोनों की। तो वो कह रहा है अगर मैनेजर अपॉइंट होता है, देखो ध्यान रखना, मैनेजर मतलब इस एक्ट में अपॉइंट करा हुआ मैनेजर, ऐसे नहीं कि आपने सेल्स मैनेजर रख लिया, फाइनेंस मैनेजर रख लिया तो उसका बताएंगे, नहीं, जो इस एक्ट की जिम्मेदारियां उठाएगा वो मैनेजर अगर आपने अपॉइंट किया है तो आपको एक रिटन नोटिस भेजना है, किसको, इंस्पेक्टर को, और उसकी एक कॉपी भेजनी है चीफ इंस्पेक्टर को 7 दिन के अंदर अंदर, विद इन 7 डेज।
वहां क्या लिखा हुआ था नोटिस टू चीफ इंस्पेक्टर में? 15 डेज बिफोर। यहां क्या लिखा हुआ है? अपॉइंटमेंट के 7 दिन के अंदर अंदर। इंस्पेक्टर नहीं, मैनेजर। अच्छा इंस्पेक्टर, सुनो जनरली क्या होता है मैं बता देता हूं आपको, सुनो। यूपी में एक चीफ इंस्पेक्टर अपॉइंट किया जाएगा, ये सरकारी कर्मचारी है ना, इसको ये देखना है कि ये एक्ट ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो सरकारी आदमी है ना, कोई सीनियर आईएएस वगैरह होगा उसे बना देंगे। अच्छा, अब यूपी में जिले कितने हैं जी? जिले 85। ठीक, तो एक चीफ इंस्पेक्टर 85 जिले तो नहीं देख सकता, तो हम क्या करेंगे, हर जिले में एक एक इंस्पेक्टर रखेंगे। ये सरकार करेगी ना अपॉइंटमेंट, ठीक है जी। अब सवाल ये है, एक जिला है उसमें कुल मिलाकर 40 फैक्ट्री हैं, छोटा सा जिला है, ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन भी नहीं है, एक इंस्पेक्टर देख लेगा। एक जिला है उसमें 1000 फैक्ट्रियां हैं, क्या उम्मीद कर रहे हो आप एक इंस्पेक्टर देख लेगा? मतलब ही नहीं। तो ये सरकार को तय करना है कि किसी जिले में कितने इंस्पेक्टर आपको रखने हैं। अगर एक जिले में एक से ज्यादा इंस्पेक्टर रखोगे तो इंस्पेक्टरों का एरिया भी बांटना पड़ेगा कि यहां से यहां तक के इंस्पेक्टर तुम हो, यहां से यहां तक के इंस्पेक्टर, जैसे थानों में बंटता है। गॉट द पॉइंट? अच्छा ठीक है जी। ऑक्यूपायर की ड्यूटीज क्या हैं, बड़े क्वेश्चन में आ सकता है। बड़े क्वेश्चन में फैक्ट्री की डेफिनेशन भी आ सकती है, बड़े क्वेश्चन में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की डेफिनेशन भी आ सकती है, बड़े क्वेश्चन में ड्यूटीज ऑफ ऑक्यूपायर भी आ सकता है। लेकिन मेन मोटिव यही है, इसको आप पूरा पढ़ोगे 7A को, तो बस वो ये कह रहा है कि ऑक्यूपायर की जिम्मेदारी है कि फैक्ट्री की हर एक जगह, फैक्ट्री में एक एक जगह वर्कर्स के लिए सेफ हो, ठीक है ना, वर्कर्स के काम करने लायक परिस्थितियां बनानी, ये किसकी जिम्मेदारी है? ऑक्यूपायर की। देखो, एवरी ऑक्यूपायर शैल इंश्योर, हर एक ऑक्यूपायर को क्या इंश्योर करना है? हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर। यही तो 3 चीज बता रहा हूं मैं सुबह से। फैक्ट्रीज एक्ट किस बारे में? 3 चीजों के बारे में, हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर। किसकी? वर्कर्स की। ऑफ ऑल वर्कर्स वाइल दे आर एट वर्क इन द फैक्ट्री। आपको वर्कर की हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर की चिंता करनी है। कब? जब वो काम पर हो, उसके घर नहीं जाना। भाभी जी, भाई साहब तो फैक्ट्री में, मैंने सोचा आपकी हेल्थ के बारे में पूछ लूं। नहीं नहीं नहीं, भाई साहब की हेल्थ का ध्यान करना है। वो भी कब? जब वो फैक्ट्री में हो, रास्ते में, घर पर नहीं। अब ये जो बात यहां पर कह रहा है ये थोड़ी सी टेक्निकल है, इसलिए मैं चाहता हूं आप लोग इस पर ध्यान दो। एवरेज स्टूडेंट इसको पढ़ता ही नहीं है क्या कह रहा है। देखो क्या कह रहा है, विदाउट प्रिजुडाइज टू द जनरलिटी। ऊपर जो आप सब सेक्शन 1 पढ़ रहे हो, ये क्या है? ये एक जनरल प्रोविजन है। सुनो, आप बताओ गुण, आप बताओ, जब आप घर से यहां आते हो इंस्टीट्यूट, तो मम्मी या पापा अक्सर क्या कहते हैं निकलते वक्त? ध्यान रखना। किसका? अपना और किसका? मतलब शुरू शुरू में बोलते होंगे, अब नहीं बोलते, लेकिन शुरू शुरू में तो बोलते थे। अब ये जो बात है ना, ध्यान है ना, ये जो ध्यान रखना वाली बात है, जैसे भाई मेरा बेटा स्कूल जाता है ना, तो शुरू शुरू में जब उसने कहा नहीं मैं अब आपके साथ नहीं जाया करूंगा, मैं इंडिपेंडेंट जाऊंगा, मुझे आप साइकिल लेकर दो, तो हमने उसे साइकिल लेके दी। मजबूरी में बच्चा अड़ गया कि नहीं अब मैं बड़ा हो गया हूं, मैं खुद जाया करूंगा, मेरे सारे साथी अकेले आते हैं। मैंने कहा तू बस से चले जा, स्कूल बस से। अब स्कूल बस की समस्या क्या है?
स्कूल शुरू होता है 7:40 पर, बस आ जाती है 7 बजे। वो बोला ये मुझे घुमा घुमा के गाजियाबाद दर्शन कराएगा, क्या फायदा उसका, है ना। मैं अपने घर से 15 मिनट पहले भी निकलूंगा तो भी बस से पहले पहुंच जाऊंगा, मुझे आप साइकिल ले दो। भैया साइकिल ले दी। तो शुरू में हमने क्या किया, तुम आगे आगे चलो, हम पीछे पीछे आते हैं। हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, पीछे रहेंगे, क्योंकि तुम पहली बार जा रहे हो। 1-2 बार वो गया, हमने देख लिया, हाँ ठीक है, इसको समझ में आ गई है बात। फिर हम क्या करते थे, जब वो घर से निकलता था तो उसको बोलते थे कि वहां जब मेन रोड से क्रॉस करते हो ना, वहां बेटा रुक जाना एक बार के लिए, सामने से गाड़ियां आ रही होती हैं, ठीक है। फिर अब जाते वक्त बस क्या बोल देते हैं, ओके बेटा बाय। लेकिन शुरू में तो इंस्ट्रक्शन देते थे, कैसी, स्पेसिफिक। वहां रेड लाइट है, उससे पहले रुकना, फिर गोल चक्कर है तो उधर से तेजी से गाड़ी आती है, रुकना। फिर बाद में क्या कहने लगे, ओके ध्यान रखना, आराम से जाना। ये जो बात है ना, ध्यान रखना, आराम से जाना, ये जनरल बात है। सब सेक्शन 1 ने जो कहा वो जनरल बात है कि ऑक्यूपायर को ध्यान रखना, किस चीज का, हेल्थ सेफ्टी वेलफेयर का। आपसे कहा गया पेरेंट्स के द्वारा, बेटा ध्यान रखना, किसका, अपना, किस चीज से, है ना, ट्रैफिक भी है, एंटी सोशल एलिमेंट्स भी हैं, सब तरह की बात है। वो हो गई स्पेसिफिक। अब ये कह रहा है जो जनरली बात कही गई है उसको छेड़े बगैर, विदाउट प्रेजुडाइस का मतलब है वो तो वैसी की वैसी ही रहेगी, वो तो वैसी की वैसी ही रहेगी। द मैटर टू विच सच ड्यूटी एक्सटेंड शैल इंक्लूड, ठीक है ना। एक बड़ा अच्छा शेर है गालिब का ही है ना, हाँ। वो गजल है, 4 दिन दर जिंदगानी और है ना, ये उसका गजल का मक्ता है। उसमें एक शेर आता है, हाथ में देकर लिफाफा नामवर, बोला पैगामे ज़बानी और है। मतलब नामवर कौन होता है, डाकिया। हाथ में देकर लिफाफा नामवर, जो डाकिया आया है चिट्ठी लेकर, उसने चिट्ठी हाथ में देते हुए कहा, चिट्ठी में तो जो लिखा है वो लिखा ही है ना। पैगामे ज़बानी और है, मतलब कुछ ऐसी भी बात है जो लिखी नहीं जा सकती थी, ओरली बताने के लिए कहा है। तो वही बात है यहां पर कि जो जनरल बातें हैं वो तो लेटर में लिख दी, लेकिन कुछ और चीजें हैं जो स्पेसिफिक हैं, वो भी बतानी है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ ये बात बिल्कुल बेकार हो गई? नहीं नहीं नहीं, बहुत सारी चीजें हो सकता है इसमें कवर ना हो, स्पेसिफिक में, जनरल में कवर हो। जो नहीं कही गई वो जनरल में कवर हो गई। क्या कह रहा है जी, देखो, कह रहा है द प्रोविजन एंड मेंटेनेंस ऑफ व्हाट, प्लांट एंड सिस्टम। प्लांट एंड सिस्टम कैसा हो, सेफ एंड विदाउट रिस्क टू हेल्थ। क्या चीज सेफ हो, प्लांट एंड सिस्टम। कोई भी चीज जो घूम रही है तेजी से उसको कवर करो, ऐसा ना हो किसी का कपड़ा उसमें फंस जाए, ऐसा ना हो किसी व्यक्ति का हाथ उसमें आ जाए। तो प्लांट और सिस्टम कैसा होना चाहिए, सेफ एंड विदाउट रिस्क टू हेल्थ। बस ये यहां से यहां तक ध्यान रखो, बार बार रिपीट होगा ये। फिर क्या कहता है, द अरेंजमेंट इन फैक्ट्री फॉर एंश्योरिंग सेफ्टी एंड एब्सेंस ऑफ रिस्क टू हेल्थ इन कनेक्शन विद द यूज, हैंडलिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट आर्टिकल एंड सब्सटेंस। प्लांट एंड सिस्टम तो सेफ होना ही चाहिए, और जो बाकी चीजें हैं जो जो कि यूज, हैंडलिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ आर्टिकल और सब्सटेंस है। कई जगह हमने देखा है ओवरहेड बेल्ट चलती रहती है, उससे रॉ मटेरियल पास होकर आगे जाता है। तो बेल्ट को चेक करते रहना है, कहीं इसमें कोई क्रैक, कहीं इसमें कोई कमजोर जगह तो नहीं आ गई है। क्योंकि अगर बेल्ट टूटी तो क्या होगा, रॉ मटेरियल नीचे गिरेगा, और हो सकता है कोई वर्कर वहां से पास कर रहा हो तो वो तो पास आउट ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज भी सेफ हो। और क्या सेफ हो,
ये वाली जो लाइन है ना, ये ग्रीन वाली, वो ये कहते हैं कि ये क्या है, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा क्या विदाउट प्रेजुडाइस, ये क्या है विदाउट प्रेजुडाइस, तो जनरलिटी ऑफ द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1, ये क्या कह गया, शायर क्या कहना चाहता है, कवि क्या कहना चाहता है, वो ये कहना चाहता है सबसेक्शन 1 में जो बात लिखी हुई है वो तो जनरल है, अब जरा स्पेसिफिक बातें सुन लो कि स्पेशली किस किस बात का ध्यान रखना है, प्लांट और सिस्टम कैसा हो, विदाउट रिस्क, यूज हैंडलिंग ट्रांसपोर्ट कैसी हो, विदाउट रिस्क, 2 चीजें हो गई। तीसरा कह रहा है इन एडिशन टू दिस ऑक्यूपायर इज लाइबल फॉर, किस चीज के लिए, मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड सिस्टम। अभी तो कहा कि पहले क्या इंश्योर करना है कि प्लांट एंड सिस्टम सेफ हो, ठीक है, जब लाए थे तब सेफ था, रोज रोज देखना है क्या, हाँ रोज देखना है, उसको आपको मेंटेन करके रखना है, किस तरह से, ताकि वो सेफ और विदाउट रिस्क रहे। द अरेंजमेंट इन फैक्ट्री फॉर एंश्योरिंग सेफ्टी एंड एब्सेंस ऑफ रिस्क टू द हेल्थ ऑफ वर्कर इन कनेक्शन विद, देखो रिपीट ही तो हो रहा है, वहां जो 2 बातें कही थी वही तो बात है, ये कह रहा है द अरेंजमेंट इन फैक्ट्री फॉर एंश्योरिंग सेफ्टी एंड एब्सेंस ऑफ रिस्क, वो लाइबल भी है इसके लिए, आपने एक बार एस्टेब्लिश कर दिया फ्री फ्रॉम रिस्क, लेकिन उसे मेंटेन भी करना है ताकि वो हमेशा फ्री फ्रॉम रिस्क रहे। एक सिंपल बात बताता हूं आपको, लिफ्ट का एक नियम है, लिफ्ट में एक मैक्सिमम वेट लिखा होता है, जो चेन, ध्यान से सुनना, जो चेन लिफ्ट को खींचती है वो उस वेट के दुगने तक को खींचने के लिए सक्षम होनी चाहिए, ठीक, यानी अगर लिफ्ट का मैक्सिमम वेट 800 केजी लिखा है तो चेन कितना उठा सकती हो, 1600 केजी, और ऐसी ऐसी 2 चेन लगी होनी चाहिए, ये लिफ्ट का नियम है, ठीक है ना। आपने एक बार लिफ्ट लगा दी, ठीक है, लेकिन आगे क्या करना है, आपको एंश्योर करना है कि वो सेफ रहे। एक चेन टूट गई, आपने कहा तो क्या हो गया, दूसरे वाली तो दुगनी तक वजन उठा सकती है, कोई नहीं चल रहा, नहीं ऐसे नहीं कर सकते आप। फिर क्या कह रहा है, द मेंटेनेंस ऑफ ऑल प्लेसेस ऑफ वर्क। अब ऑल प्लेसेस ऑफ वर्क में क्या क्या शामिल है, जहां आप काम कर रहे हैं, आने जाने का जो रास्ता है, जो खुला एरिया है, कई कई फैक्ट्रियां जंगलों में होती हैं, सांप आ गया, बिच्छू आ गया, तेंदुआ आ गया, उसका भी अरेंजमेंट करके रखना है। तो वो कह रहा है ऑल प्लेसेस ऑफ वर्क इन फैक्ट्री इन ए कंडीशन दैट इज सेफ। देखो दोबारा वही रिपीट हो रहा है जो मैंने पहले में रिपीट, ठीक, बस ये ध्यान रखता ना, हाँ इसीलिए समझा रहा हूं क्योंकि ये बड़े में आ चुका है पहले भी। द प्रोविजन एंड मेंटेनेंस ऑफ सच मीन्स ऑफ एक्सेस टू एंड इग्रेस फ्रॉम, इसमें भी कवर हो रहा है ये देखो, लेकिन यहां ये बात क्या कर रहा है, स्पेसिफिक, ऑल प्लेसेस सेफ हो, आने के रास्ते और बाहर निकलने के रास्ते खासकर कैसे हो, सेफ एंड विदाउट सच रिस्क। तीसरा, द प्रोविजन एंड मेंटेनेंस ऑफ और ऑफ monitoring of such working environment in factory for workers that is safe and without risk to health and adequate, जैसे मास्क प्रोवाइड करना, जैसे हेलमेट प्रोवाइड करना, जैसे इंडस्ट्रियल ग्लव्स प्रोवाइड करना, ये सब किसके लिए है, सेफ एनवायरनमेंट रहे, फ्यूम्स बहुत ज्यादा ना जनरेट हो। अगर आपकी फैक्ट्री ऐसी है जिसमें फ्यूम्स जनरेट होती हैं तो एग्जॉस्ट फैन लगाइए ताकि सांस लेने में आसानी हो। द प्रोविजन ऑफ सच इंफॉर्मेशन, ठीक है जी, इन केस आपको ऐसा लगे कि आपकी आंखें जल रही हैं तो पानी नहीं मारना है, क्योंकि ये जो केमिकल है इसे अगर आप पानी से धोगे, अगर आपकी आंख जल रही है तो पहली बात तो ये पक्की आप केमिकल के एक्सपोजर में आ चुके हो, ये पानी से नहीं जाएगा। सबसे पहले फर्स्ट एड रूम में जाइए, अपने मैनेजर को बताते हुए जाइए
कि आंखों में जलन हो रही है, और भी लोगों को हो रही है, तो इसका मतलब कहीं लीक है, तो मैनेजर अपने आप इंश्योर करेगा। तो ये बताओगे तभी तो पता लगेगा भोपाल गैस कांड में इतने सारे लोग क्यों मर गए। इसीलिए मर गए क्योंकि वहां जो फैक्ट्री थी उसने ये नहीं बताया कि हमारे यहां से जब गैस लीक होगी तो आपको ये लक्षण आएंगे। केवल फैक्ट्री के अंदर नहीं बताना, आपको आसपास की विसिनिटी में भी बताना है कि अगर ऐसा लगे तो आप समझ लीजिए इस फैक्ट्री से गैस लीक हो गई है, जितनी दूर जा सके जाएं। वहां एक बहुत सिंपल इलाज था इतने लोग नहीं मरते, रुमाल गीला करो, मुंह पे लगा लो, थोड़ी देर बाद फिर हटाओ, फिर गीला करो, फिर मुंह पे लगाओ। रुमाल गीला रहेगा और आप कोशिश करो कि दूर से दूर जा सको, तो आप बच जाते हैं। गांव में बारात आई हुई थी, जो लोग बारात में आए हुए थे वो भी मारे गए, समझे। इसलिए इस एक्ट में सेक्शन 44 में बहुत सारे चेंज किए गए बाद में, 44A से लेके 44F। तो क्या कह रहा है, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, आग लग जाए तो क्या करना, ये निशान देखना, फायर एग्जिट, इसकी तरफ भागना, लिफ्ट इस्तेमाल मत करना, ट्रेनिंग है ना। कभी कभी सायरन बजेगा, जरूरी नहीं है कि कोई दुर्घटना हुई ही हो, क्या कहते हैं उसे, मॉक ड्रिल, वो करवाते रहना और सुपरविजन करना। किस लिए, ताकि आप वर्कर्स की हेल्थ और सेफ्टी को इंश्योर कर सकें। एवरी ऑक्यूपायर शैल प्रिपेयर एंड रिवाइज अ पॉलिसी with respect to health and safety of the worker at work, the organization, and make arrangement carrying out that policy and make arrangement to bring policy to the notice of all workers। केवल पॉलिसी बना देने से काम नहीं चलेगा, उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करना है और ये देखना है कि वो जो आपकी पॉलिसी है वो एक्चुअली काम भी कर रही है। ये सारी की सारी जिम्मेदारियां हैं किसकी, ऑक्यूपायर की, सेक्शन 7 कैपिटल ए में। सेक्शन 2M में फैक्ट्री, 2K में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, 2L में वर्कर, 2N में ऑक्यूपायर, 2B में एडोलेसेंट, C में चाइल्ड, D में यंग पर्सन, 7 में नोटिस टू चीफ इंस्पेक्टर, 7A में ड्यूटीज ऑफ ऑक्यूपायर। ये क्वेश्चन कई बार आया है, इंस्पेक्टर और उसकी पावर। इंस्पेक्टर कौन होता है, कैसे अपॉइंट होता है और उसकी पावर्स क्या हैं। सेक्शन 8 अपॉइंटमेंट की बात करता है। सेक्शन 8 कहता है स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, ध्यान रखना। कौन अपॉइंट करेगा इंस्पेक्टर को, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी ऐसे लोगों को जिनके पास प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन हो फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, और यह भी बताएगी कि तुम कहां के इंस्पेक्टर हो। चीफ इंस्पेक्टर को भी बताना पड़ेगा, इंस्पेक्टर, इसीलिए मैं क्वेश्चन कर रहा था कि क्या चीफ इंस्पेक्टर को भी बताना पड़ेगा तुम्हारी लोकल लिमिट क्या है। नहीं, पूरा स्टेट ही उसके पास है, ठीक है ना। चीफ इंस्पेक्टर का अपॉइंटमेंट तो वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी ही करेगी, ताकि इन सब इंस्पेक्टर्स की सुपरविजन हो सके। इंस्पेक्टर को जब अपॉइंट करोगे तो पहले तो स्टेट गवर्नमेंट क्वालिफिकेशन बताएगी, फिर आपको अपॉइंट करेगी तो ये भी बताएगी आप कहां के इंस्पेक्टर हो, ठीक है ना। आप नोएडा के इंस्पेक्टर हो या आप गाजियाबाद के इंस्पेक्टर हो, गाजियाबाद इतना बड़ा है तो आप इस जगह के, इस इंडस्ट्रियल एरिया के इंस्पेक्टर हो, ऐसे, ठीक है। जब इंस्पेक्टर की पावर आए वो ऐसे ही पूछता है व्हाट आर द पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर इन फैक्ट्रीज एक्ट, तो वो पूछ तो नहीं रहा अपॉइंटमेंट सेक्शन 8, लेकिन आप लिख दो सेक्शन 8, कोई दिक्कत नहीं। अपॉइंटमेंट एंड पावर, सभी इंस्पेक्टर्स की पावर एक जैसी होती है कोई बहुत अंतर नहीं होता। आप बताओ, अगर आप इंस्पेक्टर हो, मैंने आपसे कहा भाई तुम फैक्ट्रियों के इंस्पेक्टर वार्ड से, तो आप कहोगे हमें पावर भी तो दो, तभी तो हम पता कर पाएंगे फैक्ट्रियों में फैक्ट्रीज एक्ट लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वहां के ऑक्यूपायर वो अपनी ड्यूटीज पूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे।
तो क्या क्या पावर आप मुझसे मांगोगे? आपको ये इंश्योर करना है ये जगह फैक्ट्री है, प्लस इसके अंदर फैक्ट्रीज एक्ट ठीक से कंप्लाई हो रहा है। बताओ। वो तो चालू हो गई फैक्ट्री, तो फैक्ट्री में तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है, चीफ इंस्पेक्टर ने ओके कर दिया, करो। आपने नोटिस भेज दिया 15 दिन के अंदर अंदर, वो तो मैनेजर करेगा, ऑक्यूपायर करेगा, इंस्पेक्टर पहले ये समझ लो इंस्पेक्टर का काम क्या है। इंस्पेक्टर का काम ये देखना है कि फैक्ट्री में फैक्ट्रीज एक्ट ठीक से लागू हो रहा है या नहीं। भाई वो स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है ना, वो ये थोड़ी देखेगा ये वर्कर ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। वो काम किसका है? वो मैनेजर देखे, ऑक्यूपायर देखे, है ना। बजाय उसमें कोड़े, करवाए उससे काम, तुम साला काला लोग, है ना। बताओ आप ये कैसे पता करोगे कि इस फैक्ट्री के अंदर सब काम एज पर फैक्ट्रीज एक्ट हो रहा है? पावर ऑफ एंट्री है, उस प्रीमिसेस में जाने की पावर है आपके पास। ठीक, मान गए। और एक तो एंट्री की पावर हो गई, और डॉक्यूमेंट चेक करेगा, है ना। दिखाओ भाई आज कितने लोग काम पर आए हैं, रजिस्टर दिखाओ, रोस्टर दिखाओ, मस्टर कहते हैं उसे, मस्टर जिसमें सारे एम्प्लॉइज के नाम लिखे होते हैं, मस्टर दिखाओ, टोटल एम्प्लॉय कितने हैं। और डॉक्यूमेंट देख सकता है, अंदर घुस सकता है, मशीन वगैरह का इंस्पेक्शन कर सकता है, वेरी गुड। यस, एग्जामिनेशन ऑफ पर्संस, जो वहां लोग मिले उनसे सवाल जवाब कर सकता है। हाँ भाई तुम्हारे हेलमेट कहाँ है? बोला साहब मैं तो चाय पी के आ रहा हूँ, हेलमेट तो वहीं रखा है जब मैं काम करता हूँ, जाऊंगा तो पहन लूंगा। अच्छा हेलमेट मिला हुआ है इसका मतलब? हाँ साहब मिला हुआ है। ग्लव्स मिले हुए हैं? हाँ साहब बिल्कुल मिले हुए। कितने घंटे काम करवाते हैं? 8.5 घंटे काम कराते हैं, ऊपर काम करो तो ओवर टाइम लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब सब चीज ठीक है ना। देखो, टू एंटर into any place which is used or which he has reason to believe is used as a factory, हमें इस जगह का कोई नोटिस नहीं आया है कि ये फैक्ट्री है, लेकिन बाहर से देखने पर लग रहा है यार फैक्ट्री है ना। अब किसी स्कूल के सामने खड़े होकर आपको लग सकता है कि फैक्ट्री है, बच्चे खेल रहे हैं, टीचर आ रहे जा रहे हैं, घंटी बज रही है, यहां कहां की फैक्ट्री। लेकिन कोई प्रीमिसेस है, बंद है, अंदर देखने को कुछ दिख नहीं रहा है, ऊपर एक चिमनी निकली हुई है उसमें से धुआं निकल रहा है, और धुआं ठीक ठाक निकल रहा है, अच्छी बड़ी प्रीमिसेस है, तो हम हिसाब लगा सकते हैं कि इसमें 10 लोग तो काम करते होंगे। तो अगर कोई जगह उसको मालूम है कि ये फैक्ट्री है, वहां जा सकता है, और अगर उसे ऐसा लगता है कि ये फैक्ट्री हो सकती है तो भी उसमें घुस सकता है। फिर क्या कह रहा है? मेक एग्जामिनेशन। आप लोगों ने बताया एग्जामिनेशन किस चीज का? प्रीमिसेस, प्लांट, मशीनरी, ठीक है। इंक्वायर इनटू एनी एक्सीडेंट और डेंजरस ऑकरेंस वेदर रिजल्टिंग इन बॉडीली इंजरी, डिसेबिलिटी और नॉट, एंड टेक ऑन स्पॉट स्टेटमेंट ऑफ एनी पर्सन विच ही मे कंसीडर नेसेसरी फॉर सच इंक्वायरी। इंस्पेक्टर को पता लगा कि किसी कंपनी में बॉयलर फट गया है और कुछ लोग घायल भी हो गए हैं, तो वह जाएगा, स्पॉट इंक्वायरी करेगा, पूछेगा लोगों से क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन जिम्मेदार था बॉयलर चलाने के लिए, ऑपरेटर कौन था, कहाँ है साहब, वो तो मर गया, 2 लोग और घायल हैं, कहाँ भर्ती करा उनको, वहां जाकर उनके स्टेटमेंट लेगा। रिक्वायर द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, ये भी आपने बिल्कुल सही बताया। सीज और टेक कॉपीज ऑफ एनी रजिस्टर, रिकॉर्ड और अदर डॉक्यूमेंट, है ना। एक हमारी स्टूडेंट है सीएम में, ऑल इंडिया रैंक 2, उसके फादर की एक फैक्ट्री हुआ करती थी, अब भी होगी। तो वो कॉपर का वायर आता था बाहर से, उसके ऊपर वो कवर चढ़ाते थे, प्लास्टिक
रबर का, और वायर बनाते थे। ठीक, सिंपल प्रोसेस है, बट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस तो है। उस समय एक टैक्स लगा करता था, उसको कहते थे सेंट्रल एक्साइज। तो दिवाली के आसपास का टाइम था, 2 आदमी आए, सेंट्रल एक्साइज से आए हैं जी। अच्छा भाई, कोई दिवाली वाली कुछ? तो उसने कहा जी आप, मैं 5,000 रुपये दे देता हूँ। उसने कहा नहीं नहीं, हम तो कम से कम 20,000 रुपये लेके जाएंगे। उस समय करप्शन मतलब वाज कॉमन, इस तरह का करप्शन खूब होता था। अब तो सीसीटीवी वगैरह लग गए तो थोड़ा मुश्किल है। नहीं जी, हम तो 20,000 रुपये लेके जाएंगे। बोला नहीं, 20,000 तो मैं नहीं दूंगा। ठीक है जी। तो ये हुआ कि उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हम फैक्ट्री का इंस्पेक्शन करेंगे। बोले जी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने फैक्ट्री का इंस्पेक्शन करा, तो बोले आपके फैक्ट्री का रजिस्टर होगा, है ना, लास्ट जो रिटर्न है उसकी कॉपी दे दो। कॉपी दे दी। उसने देखा, बोले इसमें तो 8 मशीनें लिखी हैं। बोले मौके पे तो 12 है। बोले जी चलती नहीं है। बोले इसमें कहीं सील लगवाई है डिपार्टमेंट से आपने? बोले नहीं जी, सील तो नहीं लगवाई। बोले और आपने इनका टैक्स भी नहीं दिया इतने साल से, टैक्स तो बनेगा। बोले नहीं नहीं, आप एक काम करें, आप 20 ही लो, कोई बात नहीं है, आप चलो। बोले नहीं 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 नहीं, अब 20 तब था, यहाँ तो साफ दिखाई दे रहा है लाखों की चोरी हो रही है। बोले नहीं नहीं, आप 20 रखो। बोले नहीं नहीं, अब तो 50 लेंगे। बोले सर 50 का तो मेरा काम भी नहीं आ रहा है। बोले नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ये नहीं बात चलेगी, अब तो 50 लेंगे। बोले नहीं नहीं, आप 20 खुद ही कह रहे थे, अब आप फैल रहे। बोले नहीं नहीं, तो चोरी साफ दिख रही है, चोरी है। बोले नहीं नहीं नहीं। अब इतने में एक ठेकेदार आ गया, बाबूजी ये पिछले महीने के जॉब कार्ड है। जॉब कार्ड का मतलब कितना काम हुआ पिछले, वो तो उसी के हिसाब से पैसे लेगा ना, उसे भी तभी आना था। उसने भी नहीं देखा कौन खड़ा है, क्या खड़ा है, क्या बात हो रही। उन्होंने कहा लाओ लाओ लाओ, जॉब कार्ड है, लाओ हमें दिखाओ। अब वो देखने लगे, बोली ये तो मतलब 12 मशीन यहां है और 12 मशीन कहीं और भी हैं। बोले अरे साहब आप 50 ही लो, कोई बात नहीं है। बोले नहीं 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 नहीं, अब तो 1 लाख रुपए लेंगे। ठीक है ना। अगर वो ऐसा नहीं करते, है ना, तो वो क्या करता, उन जॉब कार्ड्स को सीज कर लेता, उस जगह की फोटो खींच लेता, डिमांड नोटिस भेज देता लाखों रुपए का, है ना। हालांकि वो लोग बिना कुछ लिए चले गए वहां से, बट उन्होंने वो जॉब कार्ड वगैरह सीज कर लिए। बोले अब हम आपको नोटिस भेजेंगे, आप नोटिस का जवाब देना। फिर अगले दिन वो उस समय में सेंट्रल एक्साइज की एक्टिवली प्रैक्टिस करता था। अब तो जब से जीएसटी आया तब से बकवास प्रैक्टिस हो गई है बिल्कुल। तो उसने बताया सर ऐसे ऐसे बात है। तो उस समय प्रीत विहार में ऑफिस हुआ करता था सेंट्रल एक्साइज का, वहाँ हमारे एक जानने वाले सुपरिटेंडेंट साहब थे। मैंने कहा चल मैं बात कर लूंगा उनसे। अब वो चांस की बात है, वो ही गए हुए थे, तो मैं बात करने गया। मैंने कहा यार ऐसे ऐसे एक अग्रवाल जी हैं हमारे जानने वाले, कुछ लोग गए थे यहाँ से। बोले वो तार वाला? मैंने कहा हाँ तार वाला। बोले बहुत अपने आप में शाना बन रहा है लाला। मैंने कहा नहीं, आप कुछ करके, तो क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट है तो वो सीज कर सकता है, कॉपी भी ले सकता है। टू टेक पोजेशन ऑफ एनी आर्टिकल और सब्सटेंस, आपने तो बताया था कि आपका जो प्रोसेस है वो नॉन हजार्डस है। हाँ जी। ये सल्फर डाइमिथीन क्या कर रहा है आपके यहां? बोले जी ये तो ऐसे ही कोई रख गया है। अच्छा, तो उस आर्टिकल का पोजेशन भी ले सकता है। टू एक्सरसाइज सच पावर एज में बी प्रिस्क्राइब। इनके अलावा अब देखो जहां कहीं भी लॉ में लिखा हो क्या, एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, इसका मतलब क्या है? एज पर द रूल्स मेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने इसके लिए रूल बनाए होंगे, आप देख लीजिए क्या रूल बने हुए हैं।
उन रूल्स के तहत आपको जो पावर दी गई है वो पावर आप एक्सरसाइज कर सकते हो। चलो जी, ठीक है जी। 2m क्या है? फैक्ट्री। 2k 2l 2n ऑक्यूपायर। 2cb एडोलेसेंट। c d 7 नोटिस टू चीफ इंस्पेक्टर, या मैनेजर का जब अपॉइंट होगा तो नोटिस टू इंस्पेक्टर। 7a क्या है? ड्यूटीज ऑफ ऑक्यूपायर। 8 इंस्पेक्टर का अपॉइंटमेंट, और 9 इंस्पेक्टर की पावर। एक और सरकारी ऑफिसर है, उसके बाद हम सीधे फैक्ट्री में हेल्थ पर आएंगे। उस ऑफिसर को कहते हैं सर्टिफाइड सर्जन। देखो, आपके यहां एक डॉक्टर अपॉइंट किया जाएगा आपकी फैक्ट्री के लिए। ऐसा नहीं सिर्फ आपकी फैक्ट्री के लिए, इस एरिया में जितने भी फैक्ट्री होंगी। उसका काम क्या है? उसका काम यह देखना है कि हेल्थ जो वर्कर्स की है वो ठीक है, बिगड़ रही है तो क्यों बिगड़ रही है? कहीं फैक्ट्री के किसी प्रोसेस की वजह से तो नहीं बिगड़ रही है। कह रहा है स्टेट गवर्नमेंट क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को सर्टिफाइंग सर्जन अपॉइंट करेगी लोकल लिमिट्स के लिए, और उनको उनकी ड्यूटीज असाइन करेगी। द ड्यूटीज ऑफ सर्टिफाइड सर्जन आर एज फॉलोज। कौन होते हैं? यंग पर्सन। कह रहे ना एग्जामिनेशन सर्टिफिकेशन ऑफ यंग पर्सन, सेक्शन 2 क्लॉज डी। एडोलेसेंट और चाइल्ड, इनको मिला दें तो कौन बनता है? और यंग पर्सन। दोनों को मिला दें तो क्या बनेगा? यंग पर्सन। ठीक है जी। तो वो यंग पर्सन का मेडिकल, ये सर्टिफाइड सर्जन का, इंस्पेक्टर का, ऑब्वियसली उसके अफसर है तो वही खर्चा उठाएगी। जो सरकारी अस्पताल होते हैं ना, उन्हीं के डॉक्टर्स को ये जिम्मेदारी दे दी जाती है। अब ये कह रहा है यंग पर्सन का एग्जामिनेशन करो। क्यों? वही आदमी ये बताएगा कि ये बच्चा 15 साल पूरे कर चुका है, वो इसका सर्टिफिकेट देगा। तो सर्टिफिकेट तो तभी देगा ना जब एग्जामिनेशन करेगा। फिर कह रहा था एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एंगेज्ड इन अ फैक्ट्री इन सच डेंजरस ऑक्यूपेशन और प्रोसेस एज मे बी प्रिस्क्राइब। हाँ, तो ये लिख के देगा कि 14 साल का हो चुका है, चाइल्ड है। ये 15 साल का हो चुका है, एडोलेसेंट है। ये 18 साल का हो चुका है। 18 साल वाले की तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। प्लस जहां हैजार्डस प्रोसेस हो रहे हैं, डेंजरस ऑक्यूपेशन वाले हैं, वहां भी लोगों का एग्जामिनेशन करेगा, ताकि ये जान सके कि इन लोगों को जो बीमारियां लग रही हैं वो डेंजरस ऑक्यूपेशन की वजह से लग रही हैं या किसी और वजह से लग रही हैं। तीसरा, द एक्सरसाइजिंग ऑफ सच मेडिकल सुपरविजन एज में बी प्रिस्क्राइब। प्लस टाइम टू टाइम मेडिकल सुपरविजन करेगा। किसका? फैक्ट्रीज और क्लास और डिस्क्रिप्शन। जैसे आपको एक सिंपल बात बताता हूं, एक जगह फिरोजाबाद, यूपी में। यूपी में एक वो चलता है प्रोग्राम सरकार का, उसको कहते हैं ओडीओपी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। फिरोजाबाद का प्रोडक्ट है ग्लास, कांच। आपको पता है कांच की बोतल कैसे बनती है? कांच को पिघलाते हैं, हॉट, एकदम गर्म जब होता है, उसको एक पाइप में लगाते हैं और फूंक मारते हैं, फिर वो बोतल की शेप लेती है। अब बड़ी सीधी सी बात है, गरम गरम पिघला हुआ कांच जब आप उसमें फूंक मारोगे और सांस लोगे, तो उस सांस के साथ जो फ्यूम्स हैं पिघले हुए कांच की, वो भी तो अंदर जाएंगी। तो वहां अक्सर लोगों को अस्थमा हो जाता है, उस तरह की प्रोसेस में काम करने वालों को। तो फिरोजाबाद में जितनी भी ग्लास फैक्ट्रियां हैं, या गाजियाबाद में अगर कोई ग्लास फैक्ट्री है, तो स्पेसिफिकली कहा जाता है सर्टिफाइड सर्जन को कि हर 15 दिन में, हर 1 महीने में जाकर वहां एग्जामिनेशन करो कि लोगों को अस्थमा तो नहीं हो रहा, ठीक है ना। और अगर हो रहा है लोगों को अस्थमा, तो ये जांच करो कि प्रोसेस की वजह से हो रहा है क्या। अब मान लो कोई अकाउंटेंट है, उसको हो गया अस्थमा,
वो कह रहा है जी कांच की वजह से हो गया। अबे तुझे कांच की वजह से कैसे हो गया? कांच वहां बन रहा है, तू यहां बैठा है ना। उसके अलावा सर्टिफाइड सर्जन क्या करता है, अगर केस ऑफ इलनेस आ रहे हैं तो वो ये देखेगा कि क्या ये केस ऑफ इलनेस नेचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की वजह से है। बिल्कुल कह सकते हैं उनसे कि प्रोसेस चेंज करो, कुछ ऐसा करो जिससे कि इनकी हेल्थ इंश्योर हो सके, नया प्रोसेस लेके आओ कुछ है। नहीं करोगे तो बंद हो जाएगी। बिल्कुल है। मैं वही तो कह रहा हूं, अब आप इनोवेशन के साथ काम करो ना, आप नई मशीनें लेके आओ, है ना। एक और जानकारी देता हूं, अभी मैंने अपर केस लोअर केस वाली जानकारी, दूसरी केस की जानकारी देता हूं। एक जो वाइन की बोतल होती है ना, अब तो किसी भी शेप साइज की मिल सकती है। पुरानी जो वाइन की बोतल होती थी वो 750 ml की होती थी। कितनी? 750 ml। अभी भी जो शराब की बोतलें आती है ना, उनका जो स्टैंडर्ड साइज है वो 750 ml है। क्यों? क्योंकि एक अडल्ट जब एक बार फूंक मारता है तो उसके लंग्स की कैपेसिटी ही 750 ml है। एक बार फूंक मार के वो अगर फुलाएगा ना किसी बोतल को तो 750 ml बनाएगा। इसलिए पुराने जमाने में मजबूरी थी। आजकल ऐसे फूंक मार के नहीं बोतलें बनती, अब तो इनोवेशन आ गया है, बड़ी मशीनें आ गई हैं। तो वो आपने देखा होगा 5-5 लीटर की कांच की बोतल आती है। कैसे आती है? इनोवेशन आ गया, मशीन आ गया, ठीक है ना। तो वो कह रहा अगर कोई केसेस ऑफ इलनेस है, जैसे मान लीजिए स्किन प्रॉब्लम है, कोई रैशेज हो रहे हैं लोगों को, क्यों हो रहे हैं जरा पता करो। कि जी ये जो इसमें से पाउडर उड़ता है जब ये कटिंग होती है, वो पाउडर लोगों की स्किन पर बैठता है, वो इचिंग कर रहा है। अच्छा ठीक, यानी ये नेचर ऑफ प्रोसेस की वजह से है। फिर कह रहा है बाय रीजन ऑफ एनी चेंज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैरीड ऑन इन सब्सटेंस यूज्ड देयरइन, बाय रीजन ऑफ अडॉप्शन ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और ऑफ एनी न्यू सब्सटेंस और यूज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देयर इज अ लाइक्लीहुड ऑफ इंजरी। इस दिवाली पर आपने जरूर 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 देखा होगा एक वो पटकाने वाली गन, सामने नहीं देखी होगी तो वीडियो पे देखी होगी। उसमें कुछ भरते हैं पाउडर जैसा और फिर ढम से मारते हैं तो जोर से आवाज करती है ना। उसको पोटाश गन बोलते हैं, गंधक पोटाश गन बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। उसका प्रोसेस समझ लो। वो गन तो जो बनती है वो बनती है, उसमें जो वो डालते हैं पाउडर, दो अलग अलग चीज होती हैं, एक को कहते हैं गंधक, एक को कहते हैं पोटाश। दोनों रॉक फॉर्म में आती हैं, ठीक है। दोनों को कूट के पहले पाउडर बनाना होता है, बहुत महीन टेलकम पाउडर जैसा। कूटो 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 कूटो, अच्छे से कूटो। फिर एक छलनी लो, छलनी में डालो, निकालो, कंकर नहीं रहना चाहिए, ठीक है। दूसरे वाले को अलग बर्तन में कूटो 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 कूटो, छानो, फिर दोनों को मिलाओ बड़े प्यार से, बहुत ऐसे। मिक्सी में नहीं घुमाना। क्या कहा मैंने? एक को अलग कूटना है। अगर एक ही ओखली और मूसल है तो पहले उसे अच्छे से धो लेना है, फिर दूसरे वाला डालना है, फिर कूटना है। क्योंकि दोनों को अगर एक साथ कूट दिया, उसी से तो धमाका होता है। जब वो पाउडर मिल गया, मिल के आपने गन में डाला, गन को दबाया तो धम होने से ही तो धमाका हो रहा है। और आपने दोनों को मिला लिया और लेके ओखली और मूसल बैठ गए दोनों को एक साथ कूटने में। यह दुर्घटना पहले हो चुकी है एक बार, गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर। एक कोई दादरी का आदमी था, हम तो पढ़ते थे, स्टूडेंट थे, तो वो जो है पुरानी दिल्ली से ले आया गंधक और पोटाश। उसे पता लगा ट्रेन लेट है, उसने कहा घर जाके भी तो कूटना है, यहीं कूट लेता हूं। लेकिन उसे ये नहीं मालूम था, दुकानदार ने उसे बताया नहीं कि दोनों चीजें साथ मत कूटना। तो उसने कहा दोनों चीजें हैं, साथ ही कूट लेता हूं, अलग अलग कूटने का क्या, फिर भी मिलानी ही है। दोनों मिला के लगा कूटने। इतना जोर का धमाका हुआ, ये हाथ तो उसका उड़ ही गया, हाँ, ये हाथ ही उड़ गया पूरा।
और जिसमें वो कूट रहा था वो फट गई, ब्लास्ट हो गई, आसपास के लोगों को भी चोट लगी। और जिससे वो कूट रहा था, आपने स्टेशन पर देखा होगा ऊपर एस्बेस्टॉस की शीट्स होती है, वो उसको फाड़ के निकल गया। इतना जबरदस्त धमाका हुआ, लोगों को लगा बम बम फट गया। उस समय फटते ही रहते थे, ये 94 के आसपास की घटना है। उस समय आम था, डीटीसी की बस में फट गया, बाजार में फट गया, यहां फट गया, फटते रहते थे। तो वो कह रहा है आपने कोई नया केमिकल इस्तेमाल करना शुरू करा, क्या उससे लाइक्लीहुड ऑफ इंजरी तो नहीं है? ये इंश्योर करना ऑक्यूपायर का तो काम है ही, सर्टिफाइंग सर्जन का भी काम है। और जो यंग पर्सन है आर अबाउट टू बी एम्प्लॉयड इन एनी वर्क विच इज लाइकली टू कॉज इंजरी, देखो आगे हम पढ़ेंगे सर्टिफिकेट ऑफ टू यंग पर्सन। ये सर्टिफाइंग सर्जन सर्टिफिकेट देता है कि आप फैक्ट्री में काम करने के लिए फिट हो या नहीं हो। आप अपने आसपास के 14 साल के किसी बच्चे के बारे में सोचो अगर किसी बच्चे को जानते हो जो 14-15 साल का है, उसके बारे में विचार करो कि वो फैक्ट्री में काम कर रहा है। सभी 15 साल के बच्चे इतने फिट नहीं होते कि फैक्ट्री में काम कर सके। कुछ कुछ होते, कुछ कुछ 18 साल के बच्चे भी ऐसे नहीं लगते कि 18 साल के होंगे। सर्टिफाइंग सर्जन यंग पर्सन को लिख कर देगा कि फैक्ट्री में काम करने के लिए फिट है, इस प्रोसेस में काम करने के लिए फिट उनके लिए, हां, उसे कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस। आगे आएगी, उस पर बात करेंगे। चलिए, ये तो दोबारा करने की बात ही नहीं है। 8, 9, 8 क्या है? 8 अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर। 9 क्या है? पावर। 10 क्या है? सर्टिफाइंग सर्जन। अब सुनो ध्यान से, बस क्लीनिनेस वाले पढ़ेंगे। ये है हेल्थ, मैंने 3 चीज बताई थी ना आपको, क्या क्या? हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर। सेफ्टी आपके कोर्स में नहीं, हेल्थ और वेलफेयर है बस। हेल्थ आज पढ़ा रहा हूं, वेलफेयर और एनुअल लीव विद वेजेस वही रह जाता है, फिर वो अगली क्लास में करा दूंगा, खत्म हो जाएगा फैक्ट्री। एक सिंपल कहानी है इसकी, अगर आपको हेल्थ के सारे प्रोविजन याद करने हैं। अरे अच्छा, इस पर बनाएगा नहीं ना, एक सेकेंड। देखो, सारे प्रोविजन एक बार में याद हो जाएंगे। C D V D आओ, है L। देखो, ये सेक्शन 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, इसे ऊपर लिख लो कहीं। CDVD आओ, हाँ शायद मेरे उसमें भी ऐसे ही कुछ गड़बड़ है। बुक में 19L है लैट्रिन और ये है S स्पीटून, ठीक कहा आपने, LS है, ठीक है। आप ये मंत्र याद कर लो, जैसे अभी मारो काओ PF ब्रेकिंग यूज कराया, तो आप हेल्थ के सारे प्रोविजन याद कर पाओगे। कैसे? देखो, सबसे पहले आ रहा है क्लीनिनेस, ठीक है, साफ सफाई रखो। क्या कह रहा है? क्लीन करना है फ्लोर वर्क रूम का, कब? हफ्ते में एक बार। MCQ का क्वेश्चन है, MCQ में आ सकता है। सेक्शन 11 फ्लोर धोने की कितने दिन में कहता है? हफ्ते में एक बार। व्हाइट वॉश फैक्ट्री की होनी चाहिए 14 महीने में एक बार।
अगर पेंट है तो हर 5 साल में एक बार, वॉशेबल है तो वॉश होना चाहिए हर 6 महीने में एक बार। अगर किसी जगह वॉर्निश है, क्या कह रहा है, इम्परवियस, इम्परवियस मतलब जिसमें पानी अंदर दाखिल ना हो सके, जैसे ये है, जैसे ये है ना, इस पर अगर पेंट है या वार्निश है, जैसे लकड़ी पे अक्सर वार्निश करते हैं, तो उसको रीवार्निश करना है 14 महीने में एक बार। ठीक है जी। इसके अलावा वेस्ट क्या होता है, गंदगी। घर में क्या करते हैं हम, झाड़ू लगाते हैं, डस्टबिन में डालते हैं, है ना। तो फैक्ट्री में भी तो वेस्ट जनरेट होता है, क्या करना चाहिए उसका, झाड़ू लगाओ, एक जगह डालो। तो कह रहा है इफेक्टिव अरेंजमेंट शैल बी मेड इन एवरी फैक्ट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट एंड एफ्लुएंट ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैरीड ऑन देयरिन। पहली बात, सो एज टू रेंडर देम इनोक्यूअस। इनोक्यूअस मतलब दुर्गंध। इनोक्यूअस का मतलब क्या होता है, दुर्गंध। किसी को गार्डनिंग का शौक है, गार्डनिंग नहीं, पौधे वौधे नहीं लगाते हो घर में, गार्डनिंग करनी चाहिए। अक्सर लोग क्या कहते हैं, लगाने वाले आ जाते हैं, हाँ नहीं, एक अपनी वो होती है ना कि खुद से करना वाली। अक्सर लोग क्या करते हैं कि घर में जो फल सब्जियों का वेस्ट बचता है, कच्ची सब्जियों का वेस्ट बचता है, उसको एक डब्बे में इकट्ठा करते रहते हैं, है ना। उसका बहुत अच्छा फर्टिलाइजर बनता है, वास्तव में बनता है, नो डाउट। लेकिन उस डब्बे में जब आप डाल रहे हो ना लगातार वेस्ट, तो बहुत गंदी बदबू पैदा होने लगती है, क्योंकि वो सड़ता है अंदर, उसके सड़ने से वो फर्टिलाइजर बनता है। तो आपको कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि उसमें से वो दुर्गंध आएगी तो आपके घर में ही आएगी ना। तो क्या करते हैं, आपने गीला कचरा डाल दिया, छिलके विलके डाल दिए, फिर उठाकर गार्डन से ही या बाहर से कहीं से सूखी पत्तियां डाल दो उसके ऊपर, और थोड़ी सी मिट्टी डाल दो, तो उसकी दुर्गंध ऊपर नहीं आएगी और नीचे अच्छी डिकम्पोज होगी। अगर आपकी फैक्ट्री में भी इस तरह का गीला कचरा निकलता है तो आपको अरेंजमेंट करना है उसके डिस्पोजल का, प्लस उसमें से दुर्गंध ना आए इस बात का भी ध्यान रखना है। इसके अलावा प्रॉपर वेंटिलेशन और टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है आपको, ताकि फ्रेश एयर, क्या, फ्रेश एयर का सर्कुलेशन ठीक से हो। क्या करो, है ना, टेम्परेचर ठीक मेंटेन हो सके। अगर फ्रेश एयर आएगी जाएगी तो टेम्परेचर कंट्रोल में रहेगा, वेंटिलेशन रहेगा तो लोगों को सांस लेने में तकलीफ नहीं होगी। फिर कहता है, हाँ जी कितना हो गया, सी डी वी और अब डी, डस्ट एंड फ्यूम। देखो जी, पहला तो आप ये करो कि जो इनहेलेशन है या एक्यूमुलेशन है डस्ट का वो ना हो। आपने देखा होगा जब कहीं झाड़ू लगती है तो क्या होता है, धूल उड़ती है, धूल सांस के साथ अंदर जाती है, ऐसा ना हो इस बात का अरेंजमेंट करो। क्या कर सकते हैं, वैक्यूम क्लीनर से सफाई करवाओ, सिंपल। ऐसे समय पर झाड़ू लगाओ जब लोग मौजूद ना हो, है ना, या कपड़े से कुछ ऐसा करो। Especially if there is any dust or fume or other impurity which is likely to be injurious or offensive, है ना। जैसे लकड़ी का बुरादा जो होता है, अगर आपके यहाँ लकड़ी का फर्नीचर बनता है तो पतला पतला बुरादा उसमें से निकलता है। लकड़ी का बुरादा थोड़ा मोटा होता है, आजकल लकड़ियों के अल्टरनेट आ गए हैं, जैसे MDF, है ना। उसका जो बुरादा निकलता है वो बहुत महीन होता है, सांस के साथ अंदर जा सकता है, ग्रीन से कलर का होता है जनरली, वो बहुत खतरनाक है। अब क्योंकि वो सफाई की वजह से नहीं हो रहा है, वो तो प्रोसेस की वजह से हो रहा है, तो जो लोग उस प्रोसेस में लगे हुए हैं सबको मास्क दो, अच्छी क्वालिटी का मास्क दो, ताकि वो सांस के साथ अंदर ना जाए।
फिर क्या कह रहे हैं, एग्जॉस्ट अप्लायंस लगाओ। कहां लगाओ? उस जगह के पास लगाओ जहां से डस्ट या फ्यूम पैदा होती है। रेस्टोरेंट्स में देखा होगा आपने, लक्ष्मी नगर में तो जितने रेस्टोरेंट्स हैं उसमें क्या है, खाना बनाने का काम सड़क पे होता है, बर्नर सड़क पे रखा हुआ होता है, वहीं एग्जॉस्ट लगा हुआ है। आप रेस्टोरेंट के सामने से गुजरोगे तो आपको अलग अलग खानों की खुशबू आती चली जाएगी कि यहाँ क्या, यहाँ दाल मखनी बन रही है, मिक्स वेज बना रहा है, गोभी के पराठे बन रहे हैं, वो सब सड़क पे ही आता है, सब देखा होगा आप लोगों ने। तो ऐसी जगह लगाइए एग्जॉस्ट जो उस जगह के पास हो जहां से फ्यूम निकल रही है। फिर कह रहा है आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन। आजकल दिल्ली में तो शादियों वादियों में खूब देखा होगा आपने, हल्का हल्का पानी का स्प्रे करते रहते हैं गर्मियों के सीजन में ताकि ह्यूमिडिटी मेंटेन रहे। अगर आपकी फैक्ट्री में ऐसा कोई काम होता है जिसमें हीट बहुत जनरेट होती है तो वहां पर आपको हवा को आर्टिफिशियली ह्यूमिड करना पड़ता है। ह्यूमिडिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, किस मेथड से होनी चाहिए, क्या क्या टेस्ट होने चाहिए, और वेंटिलेशन और कूलिंग के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, ये सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट बताएगी। एक सिंपल बात बता देता हूं, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या रूल बनाया है। स्टेट गवर्नमेंट ने रूल ये बनाया है कि जो आप ह्यूमिडिफिकेशन के लिए वो लगाओगे पानी, वो ड्रिंकिंग क्वालिटी का होना चाहिए। क्या? ड्रिंकिंग क्वालिटी का होना चाहिए। अगर म्युनिसिपल सप्लाई आपके पास आती है तो म्युनिसिपल सप्लाई वाला वाटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से स्टैंडर्ड बनाया है। क्या क्या हो गया भाई? CDVDA। अब आता है ओ क्या कहता है? ओवर क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए। बहुत सिंपल मेथड बताया है। अगर एक व्यक्ति ऐसे करे और ऐसे करे और ऐसे करे, इतनी जगह एक आदमी को अवेलेबल होनी चाहिए। नियम बनाओगे तभी तो पालन होगा। कह रहा है ये एंश्योर कीजिए कि रूम ओवर क्राउडेड ना हो, जिससे कि लोगों की हेल्थ को, सेफ्टी को खतरा ना हो, और हर आदमी को कम से कम काम करने के लिए 14.2 क्यूबिक मीटर स्पेस मिलना चाहिए। और वो ऐसे ही निकलेगा जो मैंने आपको बताया है ना, यानी ऊपर, साइड में और बगल में। अगर मैं इसको जोड़ूं ना तो 14.2 ही निकलेगा, ताकि ऐसा ना हो कि मैं कुछ काम कर रहा हूं तो दूसरे को हाथ लग जाए और उसको नुकसान हो जाए, है ना। मैं कोई चीज उठाने के लिए ऐसे पलटा, मेरी कोहनी लग गई किसी को, और वहां कटर मशीन चल रही है और सामने वाला आदमी कटर मशीन पे गिर पड़ा, मर जाएगा। तो जगह इतनी होनी चाहिए कि एक दूसरे से आदमी टकराए नहीं। प्लस लाइटिंग। क्या? लाइटिंग। ये कह रहा है जी हर एक जगह जहां लोग काम करते हैं या जहां से लोग आते जाते हैं वहां सूटेबल और सफिशिएंट लाइटिंग होनी चाहिए। देखो दोनों में अंतर है, सफिशिएंट, एडिक्वेट, सूटेबल। हाँ, पता लगा आपने बिल्कुल ही आंख के सामने लगा रखी है हेलोजन लाइट, ले है सफिशिएंट, दिख रहा है सब कुछ, अंधा हो जाएगा आदमी, है ना। कई बार क्या होता है, आप गाड़ी लेके चले, हेडलाइट आपकी जल रही है, आप किसी ऐसी जगह पहुंचे जहां पर लाइट कम है और कोई आदमी कुर्सी बिछा के बैठा हुआ है और आप उससे रास्ता पूछ रहे हो, तो उसकी आंख में लग रही होती है वो, तो पक्का आपको गलत रास्ता बताएगा। पहले लाइट ऑफ कर लो, फिर पूछो उससे कि भाई साहब फला जगह जाने। फिर क्या कहता है, नेचुरल या आर्टिफिशियल बोथ, ऑल ग्लेज्ड विंडोज और स्काई लाइट्स शुड बी केप्ट क्लीन। ये विंडो है या ऊपर की विंडो है जिसे स्काई लाइट कहते हैं, आपने ग्लास लगाया हुआ है ताकि नेचुरल लाइट आए, लेकिन वो गंदा पड़ा है,
उसमें तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, लाइट कहां से आएगी? इनर और आउटर सरफेस फ्री होने चाहिए, ग्लेयर नहीं बने, चौंध ना बने, प्लस लाइट का रिफ्लेक्शन ना आए, शैडो ना बने। चौंध चौंध पड़ती है ना, सामने से अचानक लाइट पड़ती है तो, है ना। शैडो ना पड़े, क्योंकि शैडो, दूसरे की शैडो आपके ऊपर पड़ रही है तो आपको काम करने में तकलीफ आएगी। आंखों को पेन ना हो और किसी तरह का एक्सीडेंट ना हो जाए शैडो बनने की वजह से, है ना। आजकल बहुत लोग प्रैंक करते हैं, प्रैंक, है ना। कभी कभी लोग इतना डर जाते हैं कि उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है, मर जाते हैं। चाइना में तो लाइव पुलिस ने मार दिया था किसी को, वो प्रैंक कर रहा था, गैंगस्टर बना हुआ था, है ना, कि मैं तुझे ऐसे मार दूंगा तो लोग उधर से जो आ रहे होंगे, है ना। वो मैंने पूरा प्रैंक देखा उसका, कि गली में से निकल कर आता है एक गैंगस्टर, वो आदमी जो डरा हुआ है घुटनों पे बैठ जाता है, कहता नहीं नहीं मुझे मत मारो मत मारो, मैं चाइनीज में कुछ बोल रहा था। गैंगस्टर गली में से निकल कर आ रहा था, उधर से 3-4 लोग आ रहे होते हैं, वो उसको पॉइंट ब्लैंक शूट कर देता, 2 गोली मारता है, मर जाता है। मतलब मरने की एक्टिंग करता है, लोग घबरा जाते हैं, भागने लगते हैं पीछे को, वो उनकी तरफ को ही चलता है तो लोग भागते हैं। अब उसने देखा कि कुछ लोग आए, कोई बताता होगा ना कि हाँ लोग आ रहे हैं, अब तुम करो अब तुम करो, वो तो बता के बैठ गया। ये बाहर पहुंच गए, गली में एक्टिंग शुरू कर दी, उन लोगों के जस्ट पीछे पीछे पुलिस वाले चल रहे थे, है ना। अब पुलिस वाला अगर अपने सामने देख रहा है कि कोई आदमी गिड़गिड़ा रहा है कि मत मारो मत मारो, और सामने वाला बंदूक तान के खड़ा है, तो पुलिस वाला क्या करेगा? चाइना है वो, वहां नहीं कहते ऐसे ठाए ठाए भागो भागो ना। उसने तुरंत निकाली अपनी सर्विस रिवाल्वर, ठा ठा करके 2 गोली मारी, खत्म आदमी। अब वो खड़ा हो गया, वो कह रहा जी हम तो प्रैंक कर रहे थे। हो गया प्रैंक, तुम्हारे साथ ही हो गया प्रैंक, है ना। तो ऐसे सब रिस्क हो सकते हैं। आपने अच्छी लाइट वाइट सब लगाई, लेकिन एक लाइट ऐसी लगी हुई है जो इस तरह की आकृति बनाती है जैसे हवा में कोई आदमी लटक रहा हो, है ना। मैं हमेशा मना करता हूं अपने घर में कि घर के अंदर कपड़े मत सुखाया करो। कई बार होता है ना, बहुत दिन से बारिश ही आ रही है, बच्चों की यूनिफॉर्म नहीं सूख रही है, घर के अंदर सुखा दो, हॉल में पंखा चला दो, सब लोग तो अपने अपने रूम में सोएंगे, सूख जाएगी रात में। मैं हमेशा मना करता हूं, क्योंकि हल्का पता लगा हल्का सा नाइट बल्ब उसके पीछे लगा हुआ है, अब आपने तो हैंगर में लटका दिया पूरा कुर्ता, और उसकी रिफ्लेक्शन आपके रूम के दीवार पर पड़ रही है, और आपको लग रहा है भाई पक्का पीछे हुए खड़ा। आधी रात तो कंफ्यूजन में निकल जाती है, डर में, डर भी लगता ही है ना। ड्रिंकिंग वाटर, अगर 250 से ज्यादा आपके यहां काम करते हैं लोग, वर्कर की संख्या 250 से ज्यादा है, तो पहले तो ठंडा पानी आपको अरेंज करना है। अच्छा ठीक है जी, तो ठंडा पानी कब अरेंज करना है? हॉट सीजन में। ऐसा नहीं है सर्दियों में भी ठंडा ही पियो, लिखा हुआ है सेक्शन 18 में कि ठंडा पानी पिलाना है, साथ में लिखा हॉट सीजन। प्लस उस जगह से कोई भी लेटरीन, यूरिनल, स्पीटून, ओपन ड्रेन, ये सब कम से कम 6 मीटर दूर होना चाहिए। केरला में एक बार हो चुका है ऐसा। एक चर्च था, चर्च में मूर्ति लगी हुई थी भगवान की, यीशु मसीह की, तो अचानक किसी ने पाया कि यीशु मसीह के पैर से पानी की एक एक बूंद करके नीचे गिरती है। लोगों ने कहा चमत्कार, इंडिया में तो यही होता है, चमत्कार। तो लोग घर से बर्तन ले लेके आने लगे, लाइन लग गई, शीशियां लेके आने लगे लोग, सब करते ही हैं। एक बार गणेश जी दूध पीने लगे थे, आप तब शायद पैदा नहीं हुए होंगे, हम 10th 11th क्लास में थे, तो 95 की बात है। लोग इकट्ठा हो गए, मीडिया आ गई, वास्तव में साक्षात हो रहा है। फिर किसी ने
पता लगाया कि भाई ऐसे कैसे, कोई लोग होते हैं ना कि नहीं नहीं हम किसी चमत्कार में विश्वास नहीं करते, हम तो साइंस में विश्वास करते। तो उन्होंने कहा हो ना हो कुछ गड़बड़ है, या तो मूर्ति बहुत ज्यादा ठंडी हो गई है जिससे कंडेंसेशन हो रहा है और आसपास की ह्यूमिडिटी इकट्ठी होकर गिर रही है, वो सिचुएशन थी नहीं। तो उन्होंने देखा कि चर्च के दीवार के पीछे एक सड़क जाती है जो थोड़ी ऊंचाई पे है, वहां पर एक पब्लिक टॉयलेट है, उसका कोई पाइप फट गया होगा, वो बिल्कुल उसके पीछे था। तो वो रिस के दीवार के थ्रू आया, फिर भगवान की मूर्ति के थ्रू चैनलाइज होके नीचे गिरने लगा। है दूध नहीं, पानी पानी। दूध तो गणेश जी पीने लगे थे। आई हैव सीन इट बाई माई नेकेड आईज। आप चम्मच लगाओ गणेश जी के मुंह के, दूध खत्म। और ऐसा भी नहीं नीचे गिर रहा हो, कहीं नहीं जा रहा था, हमने खुद देखा है। अब मतलब एक्सप्लेन करने लायक बात नहीं है, नहीं, लेकिन हमने खुद देखा है ना। लोगों ने दूध खत्म हो गया था मार्केट में से, इतनी इतनी थैलियों में मिल रहा था दूध। उस समय जब 6 रुपए लीटर दूध हुआ करता था, इतनी इतनी थैलियों में 10 रुपए का लोग पिला रहे। जिनको दूध नहीं मिला उन्होंने कोई भी सफेद चीज पिला दी। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया में हो रहा था, एवरीवेयर एवरीवेयर विदाउट एनी एक्सेप्शन। हाँ हाँ, खाली गणेश जी, शिव जी कोई नहीं पीते। मतलब आप सोचो 95 में तो शायद आप लोग नहीं पैदा हुए होंगे, लेकिन अपने पेरेंट्स से पूछना, उनको याद होगा कि एक घटना हुई थी। मुझे नहीं पता उसके पीछे क्या साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, बट आई हैव सीन इट विद माई आईज। मैंने कोई चैनल पे नहीं देखा था। जब हवा उड़ी, हम तो 11th क्लास में, तो 11th क्लास का बच्चा किसी की सुनता थोड़ी है। हमने टापा गेट, पहुंचे मंदिर, है ना। एक आंटी जी लेके आई थी दूध, हमने उसी में से मांग लिया, आंटी देना जरा, पिलाया तो पी गई। खैर, तो वो कह रहा है ऐसी किसी भी चीज से 6 मीटर दूर होना चाहिए पीने का पानी जो गंदगी वाली चीज हो, ठीक। और कितने फैक्ट्री नहीं है ना, इट मस्ट बी अ फैक्ट्री फर्स्ट, है ना। फिर आता है लेट्रिन्स एंड यूरिनल्स। तो वो कहता है जी सेपरेट, मेल फीमेल के लिए सेपरेट होना चाहिए। 250 से ज़्यादा लोग हैं तो प्रॉपर एकोमोडेशन, प्रिस्क्राइब टाइप, यानी कुछ इंग्लिश कुछ देसी टाइप बनाई होनी चाहिए, हमेशा साफ रखनी चाहिए। स्पिटून्स यानी थूकने वाली जगह, है ना, हाइजेनिक कंडीशन में हो और सफिशिएंट नंबर हो, मतलब जगह जगह थूकदान हो। अगर कोई थूकने जाए तो ऐसा ना हो कि जी फैक्ट्री के दूसरे छोर पे जाओ थूकने, तो आपको ही नुकसान है उसमें। और जगह जगह थूकने की जगह बना दोगे तो लोग थूकते ही रहेंगे। तो ये जो है आपको मंत्र ध्यान रखना है। क्लीनिनेस, डस्ट एंड फ्यूम्स, वो डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, वेंटिलेशन, डस्ट एंड फ्यूम्स, आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन, ओवर क्राउडिंग, लाइटिंग, ड्रिंकिंग वाटर, लेट्रिन्स एंड यूरिनल्स, स्पिटून्स। हो गया। CDBD आओ, लाइट पी के जाओ, ठीक। तो अगली क्लास में मिलेंगे, फैक्ट्रीज एक्ट को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हाँ, वो जल्दी हो जाता है बट इट्स इंटरेस्टिंग।